All right, so welcome all of you again with another lecture. So far we have covered uh, completeness, conciseness, and consideration, and we are talking about effective communication principles. That are 7 C's of effective communication. So far we have covered three components, three principles, and now let's cover the rest of the principles. So let me share the screen again. Here we are. So the next component, the next principle is concreteness. So concreteness mean किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को डेफिनेट को विविड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, यानी अपने अल्फाज के जरिए, अपनी कम्युनिकेशन के जरिए ऐसे कम्युनिकेट करना कि अगले बंदे के दिमाग में बिल्कुल वैसे कॉन्सेप्ट चल रहे हों. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस कि जब आप किसी की कहानी सुनते हैं ना, ठीक है, व्हेन यू लिसन टू अ स्टोरी, उस वक्त क्या होता है जी, आप जैसे जैसे स्टोरी सुन रहे होते हैं ना, वो एक सीन आपके दिमाग में बन रहा होता है. ठीक है. वही सीन आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में जो है ना, वो चल रहा होता है, एंड यू फील दैट यू आर एक्चुअली लिसनिंग टू दैट स्टोरी. आपको ऐसा लगता है कि जैसे हकीकत के अंदर आप वो कहानी सुन रहे हैं. ठीक है. ऐसा होता है ना, जब आप कहानी सुन रहे होते हैं किसी से, तो लगता है कि कहानी आप देख रहे हैं. वो इस अंदाज से आपको कहानी बयान करते हैं कि ऐसा लगता है कि दैट यू आर वाचिंग दैट स्टोरी ऑन योर ओन. आप खुद उस कहानी को सुन रहे हैं. कॉन्क्रीटनेस के अल्फाज के जरिए एक ऐसी तस्वीर पोर्ट्रे कर देना, एक ऐसी पिक्चर बना देना कि अल्फाज के जरिए एक पिक्चर डेवलप हो जाए आपके माइंड में. दैट इज कॉन्क्रीटनेस. Alright, so communicating concretely means being specific, definite and vivid rather than vague and general. Vivid का मतलब होता है पिक्चर बन जाना, खुल्लम खुल्ला वाज़ेह तौर पे बात बयान करना. यानी ये नहीं होता कि छुप छुप के मीनिंग बयान करना, बातों को छुपाना नहीं, बल्कि चीज़ों को खोल के बयान करना, चीज़ों को खोल के बयान करना. Alright, so thank you so much for this. तो कॉन्क्रीटनेस का मतलब है चीजों को खोल के बयान करना. ठीक है. ऑलराइट, सो यूज डेनोटेटिव वर्ड्स, डिक्शनरी बेस्ड डायरेक्ट वर्ड्स रादर देन कॉनोटेटिव वर्ड्स. डेनोटेटिव वर्ड्स का मतलब ये है डिक्शनरी वर्ड्स, यानी ऐसे अल्फाज जिनका मीनिंग क्लियर हो. ठीक है. डायरेक्ट हो. ठीक है. ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना जिनका डायरेक्ट मीनिंग हो. वेग अल्फाज का इस्तेमाल करना, नोशंस का इस्तेमाल करना जिससे समझने वाला कोई और मतलब निकाल ले, उसे कहते हैं कॉनोटेटिव मीनिंग. वो नहीं लिखने चाहिए, कॉनोटेटिव वर्ड्स नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, डायरेक्ट वर्ड्स इस्तेमाल करने चाहिए. ठीक है. इंक्रीज द चांसेस दैट द मैसेज विल बी इंटरप्रेटेड द वे सेंडर इंटेंडेड. अच्छा, जब आप कंक्रीट लफ्ज अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे, डायरेक्ट वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे जिससे एक मेंटल पिक्चर क्रिएट हो रही हो, मीनिंग समझ में आ रहा हो, तो क्या होगा, रिसीवर के लिए इंटरप्रिटेशन करना आसान हो जाएगा. इट विल becomes easy peasy for the receiver to understand your message and to respond according to your message. So choose image building words. So concreteness पैदा करने के लिए क्या है, image building words इस्तेमाल करें, यानी ऐसे अल्फाज जिनसे पूरा एक स्ट्रक्चर बन रहा हो, एक तस्वीर बन रही हो. ठीक है. लेट्स फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल हम ना एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं. हम एक एग्जांपल बात करते हैं. एक दफ़ा ना ये एक देयर वाज वन ऑफ द ट्रेनर्स, तो उन्होंने ये ना एक
कहा जी कि आप लोग सारे लोग अपनी आंखें बंद कर लें एंड इमेजिन कि आप जो है ना वो नॉर्दर्न एरियाज के अंदर चले गए हैं, ठीक है, और आप जैसे ही नॉर्दर्न एरियाज के अंदर आपने लैंड किया है, ठंडी हवा चल रही है, आसमान पे बादल बने हुए हैं, ठंडी हवा चल रही है, और इर्द गिर्द सरसब्जो शादाब जो है वो दरख्त लगे हुए हैं, मैदान ही मैदान है, पहाड़ हैं ऊंचे ऊंचे, और उनके ऊपर सब्जा ही सब्जा उगा हुआ है, ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, और बर्फ की जो जो कहने टॉप है, ठीक है, उनकी जो बुलंदी है वो बर्फ से जो है वो अटी हुई है, बर्फ ही बर्फ है ऊपर, ठंडी एक हवा चल रही है, इन पहाड़ों के दरमियान से एक दरिया गुजर रहा है, ठीक है, दरिया का पानी बहुत ही ठंडा है, जब जैसे ही आप उसको हाथ लगाते हैं आपके पूरे जिस्म के अंदर उसकी ठंडक महसूस होती है, ठीक है, उस उस समंदर का एक उस सॉरी दरिया का एक शोर है, ठीक है, जो आपको दूर दूर तक सुनाई देता है, ठीक है, इस दरिया के किनारे एक जो लेमन का एक दरख्त लगा हुआ है, लीमू का एक दरख्त लगा हुआ है, आप क्या करते हैं, एक लेमन उस दरख्त से तोड़ते हैं, ठीक है, आप उस लेमन को क्या करते हैं, जो है वो कट करते हैं, कट करके एक उसका जो आप कह लें जो उसको आपकी ज़ुबान पे रखते हैं, ठीक है, और इसका एक ड्रॉप जो है वो आपकी ज़ुबान पे गिरता है, और उसकी जो वो जो तीखापन जो होता है उस लीमू का लेमन का, जैसे ही वो आपके ज़ुबान पे गिरता है आपके पूरे जिस्म के अंदर उसकी जो है ना वो एहसास होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए मैंने आपको ये स्टोरी सुनाई है, जो एक बात बताई है, तो मुझे उम्मीद है अगर आपने इसको गौर से सुना होगा ना, तो आपने एक्चुअली फील किया होगा कि जैसे वैसे बाकी आपने लेमन जूस जो है, जो लेमन का जो रस है उसका जो ना उसको टेस्ट किया है, ठीक है, और आपको वो सारा एहसास हुआ होगा, ठीक है, तो ये क्या है, अब देखिए आप मेरे साथ वो मैदान में चले गए, वो आपने सरसब्ज़ शराब जो है ना वो अ, पहाड़ देख लिए, सब्जा देख लिया, बर्फ से अटे हुए पहाड़ देख लिए, ठीक है, उस वो दरिया का ठंडा पानी था उसका एहसास कर लिया, तो ये सारी चीज़ें क्या, ये इमेज बिल्डिंग वर्ड्स मैंने इस्तेमाल की, यानी मैंने आपको इस तरह बात बयान की है, ठीक है, कि आपको उसकी समझ आ गई है, एक एक इमेज बन गई है, ठीक है, फिल्म चल रही है, ठीक है, ये कॉन्क्रीटनेस, जब आपकी कम्युनिकेशन में एक कॉन्क्रीटनेस का एलिमेंट होगा तो योर कम्युनिकेशन विल बी क्या होगी जी, क्या होगी आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है यूज एग्जैक्ट एंड प्रिसाइज स्टेटमेंट और फिगर्स इंस्टेड ऑफ जनरल वर्ड टू मेक योर मैसेज मोर कंक्रीट, कंक्रीट लफ्ज इस्तेमाल करें, ठीक है, सही प्रिसाइज स्टेटमेंट उसका इस्तेमाल करें, तकरीबन तकरीबन ना कहें, ठीक है, एग्जैक्ट फिगर्स का इस्तेमाल करें, एग्जैक्ट डिजिट्स इस्तेमाल करें, ठीक है, फॉर एग्जांपल हियर इज एन एग्जांपल, स्टूडेंट जीमेट स्कोर्स आर हायर, एक स्टेटमेंट दी गई है कि स्टूडेंट्स का जो जीमेट का स्कोर है ना वो ज्यादा हो गया है, अब हमें कुछ नहीं पता ये किस ईयर की बात कर रहा है, कौन से स्टूडेंट है, क्या स्कोर था, हायर किस प्रोपोर्शन से हुआ है, भाई किस कैसे पता चला हमें कि हायर हो गया, ये जनरल स्टेटमेंट है, तो हम इसको इसको पढ़ने के बाद इसकी हमें हम बड़े सवाल हमारे जहन में आ रहे हैं, समझ कोई नहीं आई है कि इसमें कहना क्या चाह रहा है। नाउ लुक एट अनदर एग्जांपल दैट इज मोर प्रिसाइज एंड मोर कंक्रीट, इन 1999, अब बात कर दी 1999 की, अब साल बता दिया अभी, द जीमेट स्कोर्स एवरेज 600, अब स्कोर भी बता दिया कि पहले 1999 के अंदर क्या था, 600 था, by 1997 they had risen to 610, ठीक है, 1997 में क्या था, 610 था, अब हमें समझ आ गई कि हम किस साल की बात कर रहे हैं, कितने एवरेज स्कोर था, बढ़ कितना गया है, सारी चीजें हमें पता चल गई। अब ये क्या, ये कंक्रीट है, इसमें हमने एग्जैक्ट जो है डेफिनेट फिगर्स दे दी हैं, ठीक है, स्टेटिस्टिक्स दे दिए हैं, तो ये क्या हो गई है, ये आपकी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन हो गई है, गोइंग टूवर्ड्स, ये है कॉन्क्रीटनेस का एलिमेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्लैरिटी, क्लैरिटी क्या होती है जी, getting the meaning from your head into the head of your reader accurately is the purpose of clarity। clarity क्या है, अपनी बात जो आपके जहन में है उसको आप अल्फाज का जामा पहना के आप अगले बंदे के दिमाग में ले जाओ आइडिया, वो क्लैरिटी है, यानी जिस तरह आप आइडिया आपके जहन में था, दिमाग में था, जो आप कन्वे करना चाह रहे थे, वही अंडरस्टैंडिंग अगर रीडर के या रिसीवर के दिमाग में आ जाए, इसका मतलब है कि आपके मैसेज में क्लैरिटी थी जिसकी वजह से उसको भी समझ आ गई, ठीक है।
अच्छा, आमतौर पे जो हमारे द कॉन्सेप्ट वी हैव इन आवर माइंड, दे आर नॉट कंप्लीट, ऑलराइट, दे आर नॉट क्लियर, ठीक है। जब हम उनको बयान करते हैं ना, तो जब हम बयान करते हैं तो तब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, तब हमें पता चलता है हमारा कॉन्सेप्ट क्या था। आमतौर पे ये होता है, हम समझ लेते हैं किसी चीज के बारे में, जब हमसे पूछा जाता है ना कि हाँ जी बताओ ये क्या था, तो हम बता नहीं पाते, हम कहते हैं यार समझ तो है बट आई कांट एक्सप्लेन, ठीक है, द वे आई हैव अंडरस्टूड, जिस तरह मैं समझ चुका हूँ ना, इस तरह मुझे एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा। तो असल में जब आप एक्सप्लेन कर लेते हैं तब आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होता है, ठीक है। जब आप किसी को अपनी बात समझा देते हैं ना, तब आपकी बात की, अपनी अंडरस्टैंडिंग बात की डेवलप होती है। जो आपका कॉन्सेप्ट होता है वो तब आपका वो कहने पक्का होता है जब आप इस दूसरे को अपना कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। सो कंप्लीट क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज इनहांसेस द मीनिंग ऑफ मैसेज। अगर आपका मैसेज क्लियर है, साफ साफ बात समझ आ रही है क्या है, तो तभी उसका मीनिंग पता चलेगा ना, तभी उसकी सेंस रीडर को या लिसनर को समझ आएगी। तो आपका मैसेज जो क्लियर होना चाहिए, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी मीन्स टेल द पीपल एग्जैक्टली व्हाट यू वांट और कन्वे। आप लोगों को बता देते हैं इसलिए करना क्या चाहते हैं, क्या कन्वे करना चाह रहे हैं, ये क्लैरिटी है। When you have a choice between a long word and a short one, use the short, ठीक है। यूजली होता ये है ना कि हम इम्प्रेस करने के लिए, जो वी वांट टू इम्प्रेस आवर ऑडियंस, हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू हाई फ्लोन वर्ड्स, लो फ्रीक्वेंसी वर्ड्स, इडियोमैटिक फ्रेजेस, ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक देम रियलाइज दैट वी नो बेटर इंग्लिश देन यू। हम उनको ये रियलाइज करने की कोशिश करते हैं कि वी आर एक्सपर्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज, वी नो बेटर देन यू, ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दीस फ्रेजेस, दीस वर्ड्स। हम इंप्रेस करने के चक्करों में मुश्किल अल्फाज का, बड़े बड़े अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, उससे क्लैरिटी नहीं आएगी, क्लैरिटी वेग हो जाएगी, मार हो जाएगी, MAR मार, ठीक है, स्पॉइल हो जाएगी। तो ट्राई टू यूज शॉर्ट सेंटेंसेस, शॉर्ट वर्ड्स, ठीक है, इजी वर्ड्स, हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स, तो क्लैरिटी खुद ही आ जाएगी। द रीडर और लिसनर विल क्विकली अंडरस्टैंड द फेमिलियर वर्ड्स। अब जो रीडर है ना, वो उसको जो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स होते हैं जिनसे वो वाकिफ होता है, फेमिलियर वर्ड्स जो होते हैं उनको जान के वो ज्यादा मतलब समझ लेता है, ठीक है, ना कि मुश्किल अल्फाज को। अब मुश्किल अल्फाज जिसमें वो उसने पहली दफा सुने हैं, उनको पढ़ने के बाद वो कैसे समझ पाएगा मैसेज मीनिंग, कोई समझ नहीं आएगी, ठीक है, उसकी जो क्या लें कि क्लैरिटी वो नहीं आएगी। जो रीडर है वो सिर्फ सादा जो अल्फाज होते हैं, फेमिलियर वर्ड्स हैं, उनको अंडरस्टैंड करता है, ऑलराइट। और एट द कोर ऑफ द क्लैरिटी इज सेंटेंस, ठीक है। हाउ कैन यू ब्रिंग क्लैरिटी? इफ योर sentences are concise and clear, ठीक है, it automatically brings clarity in your message। अगर आपके जुमलों के अंदर वो मुख्तरम है, छोटे अल्फाज लिखे गए हैं, सादा है, क्लियर है, तो ऑटोमेटिकली आपके मैसेज में भी क्लैरिटी आ जाएगी। दिस ग्रामेटिकल स्टेटमेंट व्हेन क्लियरली एक्सप्रेस्ड मूव थॉट्स विद इन पैराग्राफ। आपका जुमला ही आपकी थॉट्स को लेके चल रहा होता है, ठीक है। योर सेंटेंसेस एक्चुअली एक्सप्रेस द थॉट्स और आइडियाज और कम्युनिकेट, ठीक है, इन पैराग्राफ। ओवरऑल पैराग्राफ किससे मिलके बनता है? आपके जुमलों से। और अगर आपके जुमले मुश्किल है, कॉम्प्लेक्स है, तो ओवरऑल उसकी जो सेंस है वो भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, पैराग्राफ भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगर आपके जुमले आसान है, टू द पॉइंट है, कंसाइज है, ठीक है, क्लियर है, तो उसकी जो सेंस है वो भी क्लियर हो जाएगी, ओवरऑल पैराग्राफ होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो you need to focus on the length of the sentences. Try for an average length sentence 17 to 20 words। कभी भी 17 या 20 अल्फाज से ज्यादा का जुमला ना बनाए। एक जुमला 4-4 5-5 लाइनों का ना बनाए। बस ये 10-12-15 अल्फाज से ज्यादा का जुमला ना हो। यूनिटी, उसमें यूनिटी होनी चाहिए। इट मीन्स दैट यू हैव वन मेन आइडिया एंड एनी अदर आइडिया, ठीक है। आपका जो आइडिया है, मेन आइडिया, ठीक है, जो भी आप आइडिया बयान कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसी को हाईलाइट कर रहा है। यानी आपका जो जुमले हैं, जो आप बात कर रहे हैं, उसी को हाईलाइट कर रहे हैं। एक पॉइंट को, एक आइडिया को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। कोहेरेंस, वर्ड्स आर करेक्टली अरेंज्ड दैट आइडिया एक्सप्रेस क्लियरली। यानी जुमले आपने ऐसे इस्तेमाल किए हुए हैं, ऐसे लिखे हुए हैं जो क्लियर है, उनका आपस में लिंक है, जुमलों का आपस में लिंक है। एक जुमला पढ़े, अगला जुमले के उसका लिंक बन रहा है,
सेकंड सेंटेंस का फर्स्ट सेंटेंस के साथ लिंक डेवलप हो रहा है। ये नहीं कि एक आपने सेंटेंस लिखा है वो कुछ और कह रहा है, अगला वेरी नेक्स्ट सेंटेंस इज टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट सेंटेंस। तो उसका आपस में लिंक ही नहीं बन रहा। तो ऐसे जुमले, तो ये जुमले क्या करेंगे, ये क्लियर नहीं होंगे, क्लैरिटी नहीं लेके आएंगे। जब क्लैरिटी नहीं आएगी तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी तो कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव नहीं रहेगी। ठीक है, ओके। अनफेमिलियर वर्ड्स अब बताते हैं। फेमिलियर, अब देखें, अब जरा ना ये स्टेटमेंट पढ़े जरा, अनफेमिलियर वाले ये स्टेटमेंट जरा गो थ्रू करें पहले वाले। ऑलराइट, सो ये कहना कहने चाह रहा, कुछ समझ आई है? आफ्टर आवर perusal ऑफ pertinent डेटा, appraisal क्या है, we don't know, pertinent we don't know, the conclusion is that a lucrative, maybe some of you maybe might be familiar with this word lucrative, but most of you don't know what is lucrative। आपको नहीं पता lucrative क्या है। मार्केट एग्जिस्ट फॉर द सब्जेक्ट प्रॉपर्टी, व्हाट इज सब्जेक्ट प्रॉपर्टी, वी डोंट नो। अब ये क्या है, ये स्टेटमेंट लिखी है लेकिन हमें हमें कोई आइडिया नहीं हो सका। we cannot even get a shred of the meaning। एक मीनिंग का मतलब का छोटा सा हिस्सा भी मीनिंग लिख सका कि इसमें क्या ना क्या चाह रहा है। हमें पता चला यार डाटा का कुछ कह रहा है, नतीजा कुछ कह रहा है, मार्केट की बात कर रहा है, प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, बस। लेकिन ओवरऑल इसकी सेंस क्या बनी है, we couldn't make out any sense out of it। हम कोई सेंस नहीं बना पाए। उसकी वजह क्या है कि इसने ये perusal लिख दिया है, pertinent लिख दिया है, lucrative लिख दिया है, जी हम इनसे familiar ही नहीं है। अब ये इसी बात को उसने सादा जुम्मे में बयान किया, क्लैरिटी के साथ बयान किया। वो क्या है, द डाटा वाज स्टडीड शो दैट योर प्रॉपर्टी इज प्रॉफिटेबल एंड इन हाई डिमांड। अब ये कह रहा था वो कि भाई आप जो प्रॉपर्टी है ना आपकी, ठीक है, ये प्रॉफिटेबल है, फायदेमंद है, और आजकल इसकी बड़ी डिमांड है, ये कहना चाह रहा है। और ये इससे साबित हुआ है डेटा से, डाटा को हमने एनालाइज किया, उससे ये साबित हुआ है कि आपकी प्रॉपर्टी बड़ी प्रॉफिटेबल है और इसकी बड़ी डिमांड है। अब यही चीज, यही सेंस वो इसमें कह रहा है, लेकिन इसने अल्फाज ही इतने कॉम्प्लेक्स लिखे हैं, लो फ्रीक्वेंसी वर्ड्स लिखे हैं, हमें पता नहीं चला। अब प्रूजल का मतलब होता है रीडिंग, आफ्टर रीडिंग पर्टिनेंट स्पेसिफिक डेटा। स्पेसिफिक डेटा को स्टडी करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं, ठीक है, दैट अ लिक्विडिटी मार्केट एग्जिस्ट, कि आपकी जो मार्केट है ना बड़ी फायदेमंद है, ठीक है, यानी एक बड़ी लिक्विडिटी मार्केट अवेलेबल है आपकी प्रॉपर्टी के लिए। अब मतलब वही है ठीक है, लेकिन क्या है, ऊपर अनफेमिलियर वर्ड्स थे, ये फेमिलियर वर्ड्स है। तो नाउ if you want to bring clarity, try to use only simple vocabulary, ठीक है, that are familiar, ठीक है, with the audience, ठीक है, जो कि ऑडियंस के साथ familiar है, उनसे उनकी वाकफियत है। try to use that vocabulary, all right। All right, so next, sixth principle is, so far we have covered five principles: completeness, all right, conciseness, consideration, all right, clarity, and yes, fifth principle. So sixth principle is courtesy. Courtesy in message implies the message should show the reader's expression as well as should respect the receiver। Courtesy का मतलब ये होता है कि आप receiver की respect करते हैं। When you communicate in a way that it shows the respect of the receiver। You do not undermine the respect of the receiver, ठीक है, you do not spoil the respect of the receiver, ठीक है, you try to respect the receiver। आप इस तरह अंदाज में बात करते हैं कि रिसीवर की इज्जत नफ्स टारगेट नहीं होती, हिट नहीं होती। courtesy implies taking into consideration both viewpoints as well as feelings of the receiver of the message। ये जैसे हमने consideration पढ़ा था ना, वैसे ही courtesy है। इस तरह हमने वहाँ रिसीवर्स को considerate किया था, उसकी सिचुएशन को कंसिडर किया था। सेम इज द केस विद courtesy। तो courtesy भी क्या है, रिसीवर की रिस्पेक्ट करना। The sender of the message should be sincerely polite। अब courtesy कैसे लाई जाती है, how we can bring in courtesy in our communication? So first step is be polite।
ठीक है, अच्छे अंदाज से बात करें, पोलाइट रहें, नरमी से बात करें। ठीक है, जुडिशियस एंड रिफ्लेक्टिव। ठीक है, जुडिशियस एंड रिफ्लेक्टिव, केयरिंग रहे। ठीक है, अपनी बात के अंदर पता चले कि आप दूसरे की केयर कर रहे हैं। ठीक है, आप दूसरे का एहसास कर रहे हैं, आप सेंसिबल बात कर रहे हैं, सेंसिबल रहें। एंड रिफ्लेक्टिव, दूसरे के बारे में सोचें, ख्याल करें। ठीक है, गौर व फिक्र करें। ठीक है, नोइंग योर ऑडियंस अलाउज यू टू यूज स्टेटमेंट्स ऑफ कर्टसी, तो बी अवेयर ऑफ योर मैसेज रिसीवर। तो जब आप अपनी ऑडियंस को जानते हैं तो उसके एक मुताबिक ही आप कर्टसी करते हैं, उसके मुताबिक आप पोलाइट होते हैं, जुडिशियस होते हैं, रिफ्लेक्टिव होते हैं। ठीक है, अब आपने रूड नहीं होना। ठीक है, फॉर एग्जांपल कर्टसी से मुराद यही है, आप पोलाइट बात करें, आप रूड ना हो। आप नेगेटिव बात के ऊपर भी अच्छा बिहेव भी करें। ठीक है, एक आयत का मफहूम ये है कि आपने गलत बात को डिफेंड ना करें, गलत बात के बदले में अच्छी बात करें। ठीक है, बुराई के बारे में के मुकाबले में अच्छाई करें। ठीक है, इससे आपके जो दुश्मन है वो भी क्या हो जाएंगे, आपके दोस्त हो जाएंगे। आप प्रोफेशनल कम्युनिकेशन कर रहे हैं भाई, तो हमने दुश्मनियां थोड़ी पालनी, हमने हमने जो फूज है, एनिमीज, वो थोड़े क्रिएट करने हैं कि इंडस्ट्री में, उस इंडस्ट्री में हमने रहना, हमने काम करना है। तो हम अपनी जुबान पे जो है ना उसको बेदरेग इस्तेमाल करते हुए या कर्टसी के रूल्स को फॉलो ना करते हुए हम दुश्मन क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, हम बद जुबान होके, बुरी बातें कह के, रूड होके, ठीक है, क्या करेंगे, अपने दुश्मन पालेंगे, दोस्त नहीं क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, आपने तो आपने कम्युनिकेशन के की सिचुएशन के अंदर आपने क्या होना होता है, कम्युनिकेशन के अंदर आपने क्या, अपने रूड नहीं होना होता। ठीक है, पोलाइट होना होता है। ठीक है, आपका जो भी है सबॉर्डिनेट है, समटाइम ऐसे होता है कि हम, जो हमारा ऑफिसर होता है ना, जो हमारा बॉस होता है, जिसे पता होता है यार इसने हमें नौकरी से निकाल सकता है, इसको पावर है, ये हमारे खिलाफ हो सकता है, हमारी तनख्वाह बंद करवा सकता है, हमें निकाल सकता है, उसके साथ हम बड़े प्यार से बात करेंगे, सर ऐसे, सर ऐसे, सर जैसे आप हैं, सर जो आप कहते हैं वो आप सच ही कहते हैं, सही कहते हैं, सर आपकी बात की क्या ही बात है। ठीक है, तो सर आपसे गलती हो ही नहीं सकती, क्या बात है सर आपकी, सर क्या बात आपने की है, हम ऐसे उनकी जो है ना वो कर रहे होते हैं। ठीक है, बेसिकली टीसी कर रहे होते हैं ताकि वो हम सिक्योर रहें, हमें वो गलत चीज़ ना कह दे। ठीक है, हमें निकाल ना दे नौकरी से, हमारी तनख्वाह ना बंद कर, हम इतना डर रहे होते हैं। लेकिन जैसे कोई सबॉर्डिनेट आता है हमारा, हमसे हमारा मतहत आता है, हम उसके ऊपर चढ़ दौड़े होते हैं, हम उसको दिखा रहे होते हैं, वो तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुमने, मैंने पानी कहा था, तुमने 10 मिनट लेके आ रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो। हम उसको जहाँ झाड़े पिलवा रहे होते हैं। ठीक है, उसको हम बुरा भला कह रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता है ना कि यार ये हमें कुछ कह नहीं सकता। ठीक है, या ये हम पे डिपेंडेंट है, इसको हम निकाल सकते हैं या इसको हम तंग कर सकते हैं, उसके साथ हम उसको हम और तंग करते हैं। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स है ना, ये नहीं होने चाहिए। कर्टेसी ये है प्रिंसिपल कि आप अगर अपने बॉस से पोलाइट है तो आप अपने सबॉर्डिनेट के साथ भी पोलाइट है, ये असल में रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। ये रैपो बिल्डिंग होती है इस तरह कि आपके सबॉर्डिनेट कहें कि यार क्या बात है हमारा बॉस, ठीक है, ये हमसे कितने अच्छे तरीके से बात करता है। यकीन करें, जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं ना, या जो छोटे लोग होते हैं, जिनकी छोटी डेजिग्नेशन होते हैं, जिनका जो है वो जो आमतौर पे स्टाफ होता है, ठीक है, एम्प्लॉयज होते हैं, बॉस उनको सलाम करते ना, तो वो बताते हैं लोगों को, ये देखो यार ये बॉस ने हमने सलाम किया, या बॉस यहाँ से गुजर रहा था तो उसने मुझसे पूछा तुम्हारा क्या हाल है। यानी उनके लिए बॉस का, छोटे लोगों का बॉस का ये पूछ लेना कि तुम्हारा क्या हाल है, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो हमें भी इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको कल आपको कहीं, आप कहीं अच्छी जगह पहुंच जाते हैं, तो आप रिलेशनशिप बिल्ड करें, छोटे लोगों के साथ भी, बड़े लोगों के साथ भी। पोलाइट अगर आप सबॉर्डिनेट्स के साथ जो है ना वो है, तो आप अपने बॉस के साथ भी पोलाइट है, बॉस के साथ पोलाइट है, सबॉर्डिनेट्स के साथ भी पोलाइट रहे। ठीक है, तो कंफ्यूजन से और इस तरह करके रूड होने से जो है वो बचे। ये कर्टिसी है। अब हाउ टू ब्रिंग कर्टिसी, हाउ टू फॉर्म कर्टियस टोन दैट इज यूज एक्सप्रेशंस दैट शो रिस्पेक्ट। ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करें कि रिस्पेक्ट करते हो। सर का इस्तेमाल करें भाई, आपका अल्फाज, तुम ना कहें आपका, भाई आप कैसे हैं, छोटे बंदे को बोले यार आपका क्या हाल है, ठीक है आप, ठीक है।
तो आप क्या करें, उसका सर कह के उसको बुलाएं, ठीक है, अच्छे अंदाज से, भाई आपका क्या हाल है, आप कौन है जी, आपकी क्या, आपका क्या इशू, इस तरह करके, ठीक है। आप बैठे, ठीक है, सलाम लें उसके साथ, ठीक है, मिलें, उसको पता चले कि यार सबॉर्डिनेट है हम, लेकिन हमारी रिस्पेक्ट की जाती है। ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने का तरीका है, जो किसी बंदे को लॉयल वफादार बनाने का तरीका है। यकीन करें, वो सारी जिंदगी बंदा आपको छोड़ नहीं जाएगा, आपका धोखा नहीं करेगा। अगर आप उसकी लॉयल्टी लेना चाहते हैं तो उसकी रिस्पेक्ट करें, ये पहला प्रिंसिपल होता है। चलें जाते थे भी आपको बता दें कि आमतौर पे कहते हैं कि अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं और आप उसकी उस एम्प्लॉय की लॉयल्टी खरीदना चाहते हैं, लॉयल उसको बनाना चाहते हैं, चाहते हैं कि यार ये बात बंदा आपके गुण गाए, आपका हो जाए, तो पहला स्टेप क्या करें, गिव हाई सैलरी, उसको अच्छी सैलरी दें। अगर उसकी सैलरी 50,000 बनती है ना, आमतौर पर 50,000 से ताकि वो सैलरी नहीं ले सकता, तो आप उसको 60 दें, 70 दें। उससे फायदा क्या होगा, जब उसको सैलरी आप एक्स्ट्रा देंगे ना, वो कह लेंगे इतना खुश होगा, वो आपको छोड़ कभी नहीं जाएगा, वो आपके ही गुनगुनाएगा। अच्छा, अब वो फिर किसी दूसरी नौकरी के बारे में सोचेगा भी नहीं, किसी और इंडस्ट्री में जाने का सोचेगा भी नहीं। क्यों? उसे पता है कि भाई अगर मैं कहीं और जाने की कोशिश करूंगा ना, तो सैलरी मेरी तो औकात ही, या मेरी तो कह लें कि मेरी तो एबिलिटीज ही 50,000 वाली है, तो मैं कहीं भी जाऊंगा तो मुझे 50,000 से ज्यादा मिलना नहीं है, ये तो मुझे 70 दे रहे हैं, मैं क्यों छोड़ के जाऊँ इनको। पहली ये चीज है, किसी की लॉयल्टी आपने लेनी है, किसी को अपने लॉयल वफादार बनाना है। दूसरी चीज क्या, उसकी रिस्पेक्ट करें, ठीक है, उसकी रिस्पेक्ट करें, उसको कभी भी रूड होकर बात ना करें, ठीक है। ये चीजें, ये ऐसी चीजें वो कहते हैं यार आप जो मर्जी कुछ कह लें, ये सर इंसल्ट ना करें, इंसल्ट बड़ी बुरी लगती है, क्योंकि हमें इंसल्ट बुरी लगती है। तो रिस्पेक्ट का जो है ना वो रिलेशन होना चाहिए। तीसरी चीज है कि उसको ख्वाब दिखाएं, ठीक है, उसको बताएं कि यार तुम ये कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ये टैलेंट है, ठीक है, तुम्हें जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, तुमने सारी जिंदगी जॉब नहीं करनी, मुलाजमत नहीं करनी, तुमने मुलाजिम रखने हैं, ठीक है, तुमने इतनी मेहनत करनी, आगे निकलना है, ठीक है, कि आपने आपने आगे निकलना है, ठीक है, आपने जो है ना वो आगे मेहनत करके आगे निकलना है, हमने कोशिश करनी कि हम आगे चले, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे इकट्ठे, ठीक है, तुम एक वक्त होगा बॉस होगे, इस तरह के ख्वाब दिखाएंगे, वो तो लॉयल होगा। ऑलराइट, सो ये है, रिस्पेक्ट का एलिमेंट होना चाहिए, बी सिंसियरली टैक्टफुल थॉटफुल एंड अप्रिशिएटिव। ख्याल करें, बात करने से पहले सोचें यार ये बात उसको टारगेट कैसे करेगी, सोच विचार करें, रिफ्लेक्ट करें, अप्रिशिएटिव हो, अच्छा काम किया उसकी तारीफ करें, उसने वो काम किया अच्छा तो उसकी तारीफ करें, ठीक है, और आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, एक अच्छा अपीयरेंस होनी चाहिए, ठीक है, मुंह पे 12 बचे हों तो खुद ही बंदा नेगेटिव होएगा, नेगेटिव होते होते नेगेटिव हो जाए। वैल्यू ऑफ गुडविल और पब्लिक स्टीम फॉर द फर्म मे बी वर्थ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, ठीक है, अगर आप ये जो गुडविल है ना, ये इमेज जो जो डेवलपमेंट है, ये पब्लिक स्टीम है, लोग कहें कि यार हमारा बॉस बहुत अच्छा है, ये आप लाखों का, ये इसकी वर्थ लाखों डॉलर से भी ज्यादा है, हजारों डॉलर से ज्यादा है, ये वर्थ बनाना बहुत मुश्किल होता है। The person who sent message of deserved congratulations and appreciation to both inside and outside the firm help will build goodwill, ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप जो मैसेज आप जिसको आप भेज रहे हैं, जो जो और जो भेज रहा है, ठीक है, तो वो जाहिर बात है उसने कोई काम किया, उसको अप्रिशिएट करें, ठीक है, उसको मोटिवेट करें, एक्साइट करें, ठीक है, तो इससे गुडविल जो है वो जनरेट होती है, ठीक है। अब एक हम एग्जांपल लेते हैं जी, एग्जाम्पल हम देखते हैं, नो रीडर वांट टू रिसीव मैसेज दैट ऑफेंड, कोई ये नहीं चाहता कि कोई ऐसा मैसेज आए जिससे उसको बुरा लगे, कोई शख्स नहीं चाहता कि यार उसके मोबाइल पे या उसको कॉल करके कोई ऐसा बंदा कोई ऐसी बेहुदा बातें करे जिससे उसे गुस्सा आ जाए, कोई नहीं चाहता। तो कर्टियस रहे, से प्लीज एंड थैंक यू, हर बंदे को थैंक यू प्लीज कहें। हम यहाँ पे बाजार में सामान लेने जाते हैं तो हम दुकानदार से सामान लेते हैं, ठीक है, और वो हमें सामान शॉपर में डाल के देता है, हम उसको पैसे पे कर देते हैं, हम चुप करके आते हैं, भाई थैंक यू कहना चाहिए। बाद वो होते हैं, वो कहते हैं जी थैंक यू क्यों कहें भाई, हमने उससे चीज़ ली है, उसको पैसे दिए हैं, उसको पे किया, हमको अल्लाह वहाँ से थोड़ी देख के आ रहा था उसको थैंक यू बोले। यही तो कर्टसी है, यही तो पोलाइट होना है, ठीक है, कि आपने चीज़ उससे ली है, आपने शुक्रिया अदा किया कि यार चले आपको बहुत शुक्रिया, इससे रिलेशन डेवलप होता है। वो सबको भूल जाएगा, आपको याद रखेगा, वो जो दुकानदार है वो सबको कस्टमर्स को भूल जाएगा, आपको याद रखेगा क्योंकि आपने उसको थैंक यू बोला है, या आप मुस्कुरा के अच्छे अंदाज से बात करके आए, वो आपको कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। प्रैक्टिस पोलाइटनेस
कर्टसी एंड काइंडनेस, पोलाइट रहें, ठीक है, काइंडनेस, रहमदिली का मुजाहरा करें, जो हमें बहुत कम है, ठीक है। लिसन ग्रेशियसली, पूरे दिल के साथ अगले बंदे की बात सुने, उसकी बात से सुने, ठीक है। सुनना बंद ना करें, बोलना बंद ना करवाएं कि यार नहीं ये ऐसा बॉस है कि ये कोई बात सुनता ही नहीं है, ये किसी इसके कमरे में जाना, इससे बात करना जो है वो कह लें कि इम्पॉसिबल है, ठीक है। कश्मीर फतह करना आसान है, इस बॉस के साथ बंदे के साथ बात करना, इससे अपनी बात मनवा लेना जो है ना वो आसान नहीं, वो मुश्किल है, ठीक है। इस तरह की बात है। तो लिसन ग्रेशियसली, पूरे दिल के साथ बात सुने, ठीक है। जो लीडर की पहली निशानी होती है कि वो गुड लिसनर होता है, ठीक है। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ अ ग्रेट लीडर इज दैट ही लिसन्स केयरफुली, ही लिसन्स ग्रेशियसली, ठीक है। वो ये जो दरवाजा है गुफ्तगू का, कॉन्वर्सेशन का, कम्युनिकेशन का, ये बंद नहीं करता, कम्युनिकेशन गैप नहीं क्रिएट होने देता। अवॉइड नेगेटिविटी, नेगेटिव ना हो, नेगेटिव बात ना करें, ठीक है। चीजों के अंदर से नेगेटिविटी ना निकालें, और नेगेटिव वो बंदा होता है जो पॉजिटिव चीजों से भी नेगेटिविटी निकाल रहा होता है, ठीक है। जो अच्छी चीजों से भी नेगेटिव चीजें निकाल रहा होता है वो नेगेटिव बंदा है, नेगेटिविटी ना फैलाएं। अवॉइड डिस्क्रिमिनेटरी बाइस लैंग्वेज, टारगेट ना करें, जुगते ना लगाएं। अगर कोई आपके पास कोई डिफरेंट होता है, जैसे हम पठानों को, पंजाबियों को जुगते लगाते हैं कि यार ये सिख है, ये पंजाबी है, ये पठान, इनके बारे में लतीफे मशहूर किए हुए, जोक्स मशहूर किए हुए हैं। तो आप बीइंग अ बॉस, आप ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करें कि आप उसको उसकी जात की बिना पर, उसके मजहब की बिना पर, या उसकी जो है ना वो ओरिजिन की बिना पर आप उसको जोक करें या उसको जोक लगाएं। तो इससे अवॉइड करना चाहिए। लेडी थैंक यू सो मच। जो रिमेनिंग है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।